हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। दिस इज योर दीपांशी मैम। सो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के पार्ट 2 पेपर डिस्कशन के बारे में, जो कि हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक एंड करा था। उसके बाद से हम रिज्यूम कर रहे हैं आफ्टर 25 क्वेश्चन, यानी कि बेटा 26 नंबर से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, 26 में इन डैश द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर। आपको क्वेश्चन रिपीटेड है कि सिर्फ 6 या 7 8 आई डोंट नो, कि मतलब पहले सेक्शन में ये सवाल हमने देखा था, राइट, जिसमें आपसे PS1 और PS2 का बेटा डिफरेंस पूछा गया था कि PS1 एंड PS2 का डिफरेंस क्या है। तो याद करो, मैंने बताया था ये 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है फोटो सिस्टम सेकेंड, और ये बेटा 700 नैनोमीटर पर वर्क करता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस था। और ये भी मैंने बताया था कि 1 इसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है और 2 भी इसका बाद में डिस्कवरी हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। सो बेटा देखो, 680 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोग को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, आपको पता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट, लाइट, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है बेटा एटीपी का बनना, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना। और ये तो बेटा क्लोरोप्लास्ट ही कर सकता है, प्लांट ही कर सकता है, यानी कि सनलाइट वाले की प्रेजेंस से बात करिए। और बेटा हमने ये पढ़ा है कि नॉन साइक्लिक में जेड शीम देखने को मिलता है, जेड शीम। याद करो, नॉन साइक्लिक में बेसिकली आपका जेड शीम हमें देखने को मिलता है ना, जो इलेक्ट्रॉन का ऐसे। और ये भी याद करवा दूं कि बेटा नॉन साइक्लिक में आपका एटीपी भी बनता है और साथ में NADPH बनता है, जबकि बेटा साइक्लिक वाले में सिर्फ एटीपी बनता है। ठीक है, ये याद कर लो। तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ बोथ एटीपी एंड NADPH प्लस H+ हो जाएगा। ठीक है, इसको काफी अच्छे से हमने एक बार डिस्कस करा भी है, आपको लेक्चर पिन कमेंट्स या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ठीक है, 28 नंबर पर आते हैं। हाँ, अब देखो 28 नंबर पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, याद है ना, सारे H+ ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में जमा हो जाने के बाद बेटा कहां से जा रहे हैं? आपके F0 F1 जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उससे आर पार जा रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रोमा की तरफ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, और जिधर हेड होता है उधर ही एटीपी का सिंथेसिस होता है। कीमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस ये कहता है कि H+ सारे ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाते हैं, और इसके इकट्ठा होने के पीछे और भी कई सारे, जैसे प्लास्टोक्विनिन है, हाइड्रोजन कैरियर के रूप में भी काम करने लगता है ना, और भी जैसे वाटर का स्प्लिटिंग से भी H+ इकट्ठा होता है, तो ये सारे H+ आ जाते हैं, जिसके चलते जब H+ का ग्रेडियंट स्टेबलाइज होता है ना बेटा, मतलब कि आप याद करो, मैंने आप लोगों को बताया है कि H+ का जब ग्रेडियंट स्टेबलाइज होता है इधर, यानी कि इधर H+ सारे भर जाएंगे, ग्रेडियंट एक तरह से मैं कह रही हूं, इधर देखो मैं यहां बना देती, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे बेटा H+ सारे भर जाएंगे, और यहाँ पे आपका वो चैनल होगा जिसके चलते इधर से सारे H+ ग्रेडियंट का मतलब समझो, अगर इधर 4 H+ है तो इधर 2 है, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एंड द डिफरेंस इज व्हाट नेसेसरी टू मेक द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इन द साइड ऑफ स्ट्रोमा, यानी कि इस साइड किसके हेल्प से बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे आपका ADP प्लस IP जो लिखा है या PI जिसको कहते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है। अब हम आते हैं इसके लैंग्वेज पे, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन द कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस NADP रिडक्टेस एंजाइम इज लोकेटेड इन। बेटा NADP रिडक्टेस एंजाइम कह रहा है कि NADP रिडक्टेस एंजाइम कहाँ होगा? आपने पढ़ा होगा कि NADP रिडक्टेस एंजाइम कहाँ होता है। क्या मैंने आप लोग को ये वाली चीज पढ़ाई है? ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है ना, हमने नॉन साइक्लिक साइक्लिक पे बात किया था। ठीक है, तो याद करो, इसमें हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। हमें पता है कि NADP रिडक्टेस कहाँ होता है, स्ट्रोमा के साइड पे होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोमा, ठीक है, हम होल्ड करके रखते हैं, इन द ल्यूमेन साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ल्यूमेन, ल्यूमेन समझ रहे हो, ये है ल्यूमेन आपका, ठीक है, ये है बेटा आपका ल्यूमेन।
ल्यूमेन साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के, यानी कि जो थैलेकॉइड का ये है बेटा मेम्ब्रेन, इसके ल्यूमेन के साइड पे, ल्यूमेन के साइड किधर, मतलब या फिर इधर या फिर इधर, ये पार्टिकुलरली डिस्क्राइब तो कर नहीं रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे देखो क्या दिया हुआ है, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और एक ऑप्शन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, बताओ। क्या ये स्ट्रोमा में होता है ना, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि ये थैलेकॉइड के पास होता है, पर ये स्ट्रोमा के साइड में होता है और ये इस साइड में होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि PS1 जब आपका नॉन साइक्लिक चल रहा होता है, PS1 इलेक्ट्रॉन पास करती है, NADP रिडक्टेज के पास पहुंचता है ना, तो ये पूरा सीक्वेंस चल रहा होता है, तो वो उस साइड होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, रिडक्शन स्टेप इन डैश इन्वॉल्व्स इन दी, व्हाट इज रिडक्शन। पहले तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना है, पहले आपके दिमाग में रिडक्शन आया, आपने कहाँ पढ़ा है बेटा, आपने केल्विन साइकिल पढ़ी है, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में आपने 2-3 स्टेप्स पढ़े, एक कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है, एक रिडक्शन पढ़ा है बेटा, और दूसरा रीजेनरेशन पढ़ा है। ये 3 स्टेप्स आपने पढ़े हैं, याद करो, 3 स्टेप्स का केल्विन साइकिल होता है, जिसमें आपको पता है कि आपके लाइट रिएक्शन में कितनी एटीपी बन रही है बेटा, लाइट रिएक्शन में आपके 3 एटीपी बनती है प्लस 2 NADPH प्लस H, क्लियर, 3 एटीपी, इसमें से भी बेटा 2 एटीपी कहाँ बनती है, 2 एटीपी कहाँ बनती है, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में कितनी एटीपी बन रही है और NADPH कहाँ बन रहा है। अभी हमने देखा है कि साइक्लिक वाले में NADPH नहीं बनता है ना, साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। तो देखो ये तो हमको पता है, इसका मतलब इसमें से एक एटीपी रीजनरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही, किसके रीजनरेशन में बेटा, ये मुझे बताओ, हमें किसको दोबारा बनाना है, हमें RUBP को दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो एक सबस्ट्रेट एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। रिडक्शन पे भी हमारी 2 एटीपी खर्च हो रही है, होती है कि नहीं, तो ये कह रहा है रिडक्शन स्टेप इन गैस इन्वॉल्व विद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2 एटीपी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना, एंड 2 NADPH, और यहाँ पे 2 NADPH भी खपत हो रहे हैं, और रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड, मतलब कौन से कहाँ पे ये देखने को मिलता है बेटा, ये साइकिल का नाम ही क्या है, केल्विन साइकिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, केल्विन साइकिल हो जाएगा, क्लियर। अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोफॉस्फोराइलेशन द सिंथेसिस ऑफ, अब बोले कि लाइट के प्रेजेंस में जो होता है किसका सिंथेसिस होता है बेटा, एटीपी फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सबसे पहले तो लिखा है कि फॉस्फोराइलेशन, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये तो एटीपी लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, NADP की तो बात ही नहीं हो रहा है, और NADP ऐसे बनता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, ऑक्सीजन फ्रॉम नहीं, ADP फ्रॉम ATP, ये कह रहा है ATP बनेगा ATP से, तो ये तो टूट रहा है, हमें क्या बनाना है बेटा, हमें ATP बनाना है, सिंथेसिस करना है, तो ATP फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, राइट। अब देखो आते हैं नेक्स्ट पर, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक, याद करो रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज किया गया था, उस पे लेबल कर दिया गया था, क्या लेबल कर दिया गया था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके लाइट का, इसके बाद क्या बन रहा है आपका C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस अगेन वाटर, ये है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में आप एक चीज नोटिस करो कि इन दोनों में से अगर मैं लेबल कर दूं किसी एक को, मान लो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीजन है वही पानी वही ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन ये गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आइसोटोप टेक्निक से चेक करके देखते हैं, इसमें पाया जाता है कि ये वाला जो हमने लेबल किया था ये पानी वाले को, तो वही वाला सारा का सारा ऑक्सीजन आ रहा है जो इन्वायरमेंट पे रिलीज हो रहा है, मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो वो कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से टूट कर आता है, वाटर से। क्लियर। वाटर का स्प्लिटिंग के लिए 2 आपके एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, एक होता है Mn और एक होता है Cl, याद रखने हैं, और स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम सेकेंड PS2 से रिलेटेड है। क्लियर।
तो हमारा एक रिविजन भी हो गया। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पानी से आता है, ना कि CO2 से। ये प्रूफ हो गया था इससे, ठीक है। अब देखो इस साइड के कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। एजर्शन रीजन, एजर्शन ये कह रहा है बेटा, एजर्शन को आपको क्वेश्चन की तरह पढ़ना है, इसको आंसर की तरह पढ़ना है। क्या आपके क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है? इट्स लाइक कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, आप कहोगे कि माय नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है आपने कहा, ठीक है। तो क्या आपने जो पूछा उसका जवाब दिया, मैंने जो पूछा आपने उसका जवाब दिया, बिल्कुल सही। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर बर्थ प्लेस या फिर व्हाट इज योर एड्रेस, तो आप अपना नाम बताओगे। तो इज इट गुड, इज इट द करेक्ट आंसर, इट इज द करेक्ट, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो, दैट्स नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो इन द कंपैरिजन टू C4 प्लांट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिमेन्स डिक्रीज्ड इन C3 प्लांट। कह रहा है कि C4 प्लांट के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो डिक्रीज रहता है C3 प्लांट। ऑफकोर्स सही बात है। देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमको पता है कि C4 के पास स्पेशल क्रैंज एनाटॉमी है, उसके पास बंडल शीथ सेल है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। इसका मतलब उसको फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पायरेशन से उसका 25% कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होता है। तो किसका अच्छा होगा, कौन ज्यादा अच्छा प्लांट रहेगा? इस केस में C3 प्लांट से अच्छा प्लांट हो जाएगा C4, क्योंकि C3 प्लांट में आपको फोटो रेस्पायरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी में ऑक्सीजन आके बाइंड कर जाती है, जो कि हमने देखा भी है, हमने इसको पढ़ा भी है आपके साथ। याद करिए हमने पूरा चार्ट डिस्कशन किया था, उसी चार्ट से देखो एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया हमारा कि बेसिकली
मिनट, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो ना, इसको याद कर लो। ये क्या है बेटा? ब्लू। काम करती हूँ ब्लू से ही लिखती हूँ। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो, इसी में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हुए चलेंगे। कह रहा है क्लोरोफिल ए, ये तो आपको पता है कि क्लोरोफिल ए क्या होगा, ग्रीन ही होगा। तो ग्रीन कहाँ कहाँ है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन है, येलो ग्रीन है बेटा। एक येलो ग्रीन है, एक आपका रेड ऑरेंज है, एक ऑरेंज येलो है, और एक आपका ब्लू ग्रीन है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स। अब देखो, सबसे पहले तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन वाला सबसे पहले आ जाएगा आपका क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद है आपका येलो ग्रीन। तो क्लोरोफिल जो होगा ये येलो ग्रीन होगा, बी वाला येलो ग्रीन। समझ रहे हो ना? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पे येलो, ज़ैंथोफिल का ये हो जाएगा येलो, ज़ैंथोफिल का येलो टू ऑरेंज हो सकता है। कैरोटेनॉइड्स का येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज आपका कैरोटेनॉइड्स का हो जाएगा। ठीक है, गाजर में कैरोटीन होता है ना, इसीलिए गाजर ये ऑरेंज कलर का दिखता है। ये आप याद करने का ट्रिक है। तो ऑरेंज से कैरोटेनॉइड आप पकड़ लोगे, ग्रीन आपका सबसे पहले क्लोरोफिल ए पे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हमें ये सारा दिखाई दे रहा है बेटा, तो बिल्कुल मैच किया हुआ है ये, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चंस आई थिंक खत्म हो गए। 28। यस, हियर इट इज। मैं सोची कहाँ चला गया, हमारे तो 50 क्वेश्चन है, सेक्शन बी वाला पार्ट भी है। हाँ, चलो अभी कुछ क्वेश्चन और है, उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच molecules will be required respectively to make 2 molecules of glucose through Calvin pathway? Calvin pathway कितना ग्लूकोज बोल रहा है बेटा? 2 ग्लूकोज। तो 2 ग्लूकोज में कितना होगा? एक बार कैल्विन साइकिल कराते हैं तो कितनी एटीपी लगती है बेटा? 3 एटीपी एक बार साइकिल कराते हैं। 2 ग्लूकोज में कितना? 12 कार्बन है ना, याद करो। एक बार साइकिल कराते हैं तो 2 NADPH और इतना लगता है। अगर हम ये साइकिल 2 बार कराएंगे, ये एक कार्बन के लिए ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, एक बार कैल्विन साइकिल हो रही है ना, और हमें 12 कार्बन के लिए, तो हमें 12 कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है ना। तो इसका मतलब 12 गुना 3 प्लस 12 गुना 2, ये बेटा NADPH हो गया, और ये हो गया 36, और ये हो गया बेटा ATP। कितना हो जाएगा? 3 2 6, 36 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? एक के लिए इतना चाहिए हमको, 3 ATP और 2 NADPH, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन में जाके यूज होता है कैल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन हमें 12 का ग्लूकोज से 12 कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 से इंटू कर दो, सिंपल। अब लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड, क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता है बेटा? लाइट रिएक्शन में ATP NADPH तो बनता है बेटा, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, लाइट का एब्जॉर्प्शन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। ये कहाँ होता है बेटा? डार्क रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड? अच्छा, फ्रक्टोज में C6H12O6 ही होता है ना, तो इसमें 6 कार्बन है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है बेटा। RUBP अभी हमने पढ़ा 5 कार्बन है, इसमें हो जाएगा 3 कार्बन। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है ना, तो बेटा आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। अब देखो, assertion रीजन है लग रहा है इधर, चलो इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखो। The regeneration step of Calvin cycle require how many ATP molecules for phosphorylation? ठीक है, कह रहा है कि रीजनरेशन, मैंने बताया था ना, एक ATP की जरूरत पड़ती है कैल्विन साइकिल में अगर रीजनरेशन कराना है तो। ठीक है,
आरयूबीपी, बेटा आरयूबीपी 5 कार्बन का होता है, ये याद करो। केल्विन साइकिल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ी कह रहे हैं कि ग्लूकोज के लिए कितनी एटीपी लगेगी। अगर ग्लूकोज के लिए कहेगा तो कितनी एटीपी लगेगी, याद करो। अगर ग्लूकोज के लिए कहेगा तो 6 कार्बन का है ये, है ना। तो ग्लूकोज के लिए 6 गुना 3 18 एटीपी लगता है बेटा, और 12 NADPH लग जाएगा, ये एक ग्लूकोज के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से हर साइकिल के लिए एक लगता है, याद करो। अगर हर साइकिल के लिए एक लगता है तो 6 बार साइकिल कराएंगे तो 6 एटीपी लग जाएगा बेटा आपका एक ग्लूकोज के लिए, क्या, आरयूबीपी के रीजेनरेशन में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और बाकी के जो आपके एटीपी है 12 एटीपी वो रिडक्शन प्रोसेस में लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 एटीपी वहां लगते हैं। क्लैडोफोरा जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है बेटा वो ग्रीन एल्गी था, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इधर इधर बच गया है ना, इधर की चीजें बच गई है, इसको भी कवर कर लेते हैं हम फटाफट से। हाँ, तो देखो दिया हुआ है क्रैंस एनाटॉमी में। क्रैंस का मतलब क्या है, देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को पढ़ाया है क्रैंस एनाटॉमी कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। C4 में पाया जाता है, कहाँ देखने को मिलता है सी। अब ये देख रहे हो, ये धागे के समान, मोतियों के समान दिख रहा है, तो C4 में होता है ये क्रैंस एनाटॉमी। धागे मोतियों के समान होता है, रीत कहते हैं, ठीक है। दैट काउजेस स्टोमेटा ऑफ क्लोजर रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एबिलिटी। बेटा वाटर के स्ट्रेस से होता है, पता है ना कि स्टोमेटा जो खुलता है बंद होता है वाटर के स्ट्रेस से ही होता है वो। हाँ, तो मेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर हमको 2 ग्लूकोज बनाना है तो हमें कितनी बार साइकिल करनी पड़ेगी, सिंपल सवाल है। अभी हमने पढ़ा बेटा हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए या फिर 6 बार साइकिल करनी पड़ रही है, तभी तो 6 एटीपी रीजनरेशन में लग रहा है, और एक केल्विन साइकिल से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो अगर 12 बार, याद करो एक कार्बन के लिए इतना निकल रहा है और एक केल्विन साइकिल हो रही है, तो 12 बार अगर करवाना है तो 12 बार केल्विन साइकिल करना होगा, तो 12 CO2 निकलेगा, 12 बार केल्विन साइकिल, सिंपल 12। अब देखो नेक्स्ट सवाल, 47, 48 और हाँ बस यही बच रहा है ना, सारा तो हमने कर ही लिया है। अच्छा, द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, देखो लिख दिया है साफ साफ, प्राइमरी। सबसे पहले C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन के लिए पेप चाहिए होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसकी एफिनिटी सिर्फ कार्बोक्सिलेज के साथ होती है, तो पेप कार्बोक्सिलेज हो जाएगा। C4 के लिए होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि वहां पर रुबिस्को नहीं होता, बंडल शीथ सेल में पाया जाता है, वहां पे रुबिस्को, याद रखना। अब देखो यहाँ पे दिया है C3 प्लांट्स एजर्शन रीजन है, बेटा क्वेश्चन की तरह पढ़ो। कह रहा है C3 प्लांट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। बिल्कुल सही है कि नहीं ये स्टेटमेंट। C3 प्लांट में बेटा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनता है 3PG, 3 कार्बन का PGA का। कार्बोक्सिलेशन इज ए फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो क्या ये इस चीज का सही बात है, सही चीज है ये, फिर ये बताइए मुझे, क्या ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है क्या वो सही है। मेरे हिसाब से तो ये मुझे दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो ये बात तो सही है कि 3PGA बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, कैसे, देखो बेटा आरयूबीपी क्या होता है 5 कार्बन का, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया बेटा, तो क्या बना, PGA बना। कितने बने, 2 बने और 3 कार्बन के, तो 6 कार्बन का हमारा हिसाब तो दिख गया। क्योंकि ये ऑर्गेनिक एक फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड करके है, तो एक स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और वो एसिड होता है और कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है। तो assertion is true and assertion and reason both are true and it is the correct explanation, है ना। तो ये हमारा था आज का, आज जो हमने पढ़ा ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट एक समरी था, और ये पूरा का पूरा आपको परित्राण क्लासेस में हमारे साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, सो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों।